मुझे कुछ ही महीने हुए थे इस अपार्टमेंट में आए हुए, और ये अपार्टमेंट बेहद शानदार अपार्टमेंट था जो कि 15 मंजिल था। अपार्टमेंट बस देखने में ही अपार्टमेंट था, लेकिन उसके फ्लैट अंदर से किसी बंगले से कम न थे। मैं यहाँ एक 9th क्लास के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, क्योंकि ये डिफेंस का एक बहुत ही अच्छा इलाका था और इमारत भी बहुत शानदार थी। वहाँ रहने वाले लगभग सारे लोग ही अमीर घरानों से संबंध रखते थे। उस बच्चे की मंथली फीस मैंने उसकी माँ से 25,000 रुपये मांगी थी। मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ ज़्यादा ही फीस बता दी है, लेकिन मुझे हैरत उस समय हुई जब उसकी माँ ने कोई भी एतराज़ नहीं किया और फ़ौरन हामी भर ली। मैं तो हैरत से उस औरत को देखने लगी। मैंने इंग्लिश में एमए किया था और वो बच्चा 9th क्लास का स्टूडेंट था, लेकिन पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था। मैं इस अपार्टमेंट से काफ़ी दूर के इलाके में रहती थी। मुझे यहाँ तक आने के लिए 2 बसें बदलना पड़ती थीं। मेरी कोशिश तो यही होती थी कि इसी अपार्टमेंट में मुझे 2-3 ट्यूशन और मिल जाती, ताकि मेरे घर के हालात अच्छे हो जाते। ये ट्यूशन भी मेरी एक दोस्त ने मुझे लगवा कर दी थी। वो इसी बच्चे की स्कूल टीचर थी जहाँ वो बच्चा पढ़ता था। मैं तो अपने दोस्त का जितना धन्यवाद करती उतना कम था। हालांकि मेरी पढ़ाई भी कुछ कम नहीं थी। मेरी पढ़ाई का जो रिकॉर्ड था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन मेरे पास कोई सिफारिश ना थी, इसलिए मुझे किसी भी अच्छे स्कूल में टीचर की नौकरी नहीं मिली थी। सुबह के समय मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचिंग करती थी, जहाँ मुझे मुश्किल से ही 20,000 रुपये महीना की तनख्वाह मिलती थी। मेरे पापा जिंदा न थे और मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटे मेरे 2 भाई थे जो कि अभी स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ पड़ी थीं। कुछ पापा की दुकानों से किराया आ जाता और मेरी माँ भी बहुत ही सलीकेमंद औरत थीं, इसीलिए वो घर को बहुत अच्छे से चला रही थीं। बस यूं ही मेहनत करके हम अपना घर चला रहे थे। मैं देखने में बेहद खूबसूरत थी, इसीलिए मामूली से कपड़ों में भी अपने हुस्न की वजह से मैं सबसे अलग नजर आती थी। मैं शाम के समय उस लड़के को पढ़ाने जाती थी। वैसे तो 2 महीने से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब हादसे पेश आने लगे थे। मैं जब भी लिफ्ट में जाती तो वहाँ पहले से 3-4 लड़के मौजूद होते। शायद वो इसी अपार्टमेंट के रहने वाले थे, लेकिन इतने छिछोरे टाइप के लड़के थे कि मैं बता नहीं सकती। कानों में सोने की बालियां पहन रखी थीं, बाल कंधों तक लंबे थे। उनमें से 2 ने तो अपने बालों की पोनी भी बांध रखी थी और एक ने अपने बालों को ऐसे ही खुला छोड़ रखा था। चारों फैशन के नाम पर फटी हुई जीन्स पहने, बेढंगी सी शर्ट पहने, शायद खुद को किसी फिल्म का हीरो समझते थे, लेकिन मुझे तो उनके अंदर जाहिल और गवारपन के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता था। जब भी मैं लिफ्ट में जाती और लिफ्ट बंद होती तो वो लड़के बारी बारी बेहुदा गाने गाने लगते, जिन्हें सुनकर मेरी नज़रें ज़मीन पर गड़ जाती और मेरे कानों की लबें तक सुर्ख हो जाती। मेरी कोशिश होती थी कि जल्द से जल्द मैं अपनी जगह पर पहुंचूं और ये लिफ्ट खुल जाए। मेरे लिए हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जब भी मैं लिफ्ट में सवार होने लगती, वो चारों लड़के पहले से ही उस लिफ्ट के अंदर मौजूद होते। अगर 1-2 बार ऐसा होता तो मैं इसे इत्तेफाक ही समझती, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये रोजाना होने लगा था। जिस मंजिल पर मैं उस बच्चे को पढ़ाने जाती थी वो 8वीं मंजिल थी, इसलिए पैदल सीढ़ियां चढ़कर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। आज भी जब मैं लिफ्ट में सवार हुई तो उनमें से एक लड़का मेरे बराबर आकर खड़ा हो गया और एक गाना गुनगुनाने लगा। मैंने उसे घूर कर देखा तो मुस्कुराने लगा और फिर गाने लगा, ऐसे न तुम मुझे देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में बसा लूंगा। गाना गाते हुए वो पूरी पूरी अदाकारी भी कर रहा था और पीछे खड़े 3 लड़के ये सब देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। मैं ना जाने कैसे अपना गुस्सा बर्दाश्त किए खड़ी थी, क्योंकि इस समय मैं लिफ्ट में अकेली लड़की थी। उस लड़के के सुरताल खत्म हुए तो मेरे पीछे खड़े दूसरे लड़के ने एक और बेहुदा गाना शुरू कर दिया। मैं जल्दी से लिफ्ट के दरवाजे के करीब आ गई। वो लड़का 21-22 साल का था, मेरा ही हम उम्र, लेकिन बहुत ही बेशर्म और बदतमीज। मैं अपने फ्लोर के बटन को दोबारा से 2-3 बार प्रेस कर चुकी थी, हालांकि वो पहले से ही प्रेस था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि लिफ्ट किसी भी फ्लोर पर खुल जाए और मैं वहां से निकल जाऊं। मेरी इस हरकत को देखकर वो लड़के कहकहा लगाकर हंसने लगे। उनमें से कहने लगा, बस भी कर दो यार, बच्ची को डर लग रहा होगा। दूसरा बोला, खूबसूरत लड़की अगर लिफ्ट में साथ हो तो एक ख्वाहिश दिल में जागती है कि काश के लिफ्ट बंद रहे और कभी ना खुले। तीसरा कहने लगा, हम तुम एक लिफ्ट में बंद हों और चाबी खो जाए।
ये गाना गाकर उस लड़के ने मेरे दुपट्टे का पल्लू थाम लिया था। मेरी बर्दाश्त शायद यहीं तक थी। मैंने पलट कर देखा और उस लड़के के मुंह पर खींच कर थप्पड़ दे मारा, जो कि ये गाना गुनगुना रहा था। थप्पड़ की आवाज़ उस पूरी लिफ्ट में गूंजी थी। चारों के चारों लड़के गुमसुम हक्का बक्का मुझे देखने लगे। मैंने कहा, ज़्यादा ही शौक है गाना सुनाने का तो घर जाकर अपनी बहन को सुनाओ, उसका दिल बहल जाएगा। खबरदार, जो आगे से मेरे सामने ऐसी बेहुदा हरकतें करने की कोशिश की तुम लोगों ने तो मैं तुम लोगों के खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगी। मेरा ये कहना था कि मेरा फ्लोर भी आ चुका था। मैं लिफ्ट से बाहर निकल आई। आज तो उस बच्चे को पढ़ाना भी मुझे मुश्किल लग रहा था, क्योंकि मेरा दिमाग उन चारों लड़कों की तरफ ही जा रहा था। जैसे तैसे मैंने 2 घंटे उसे पढ़ाया और जब वापस आने लगी तो लिफ्ट के अंदर वो लड़का पहले से मौजूद था जिसको मैंने थप्पड़ मारा था। बाकी के तीनों नहीं थे। वो गुस्से से मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पर अभी तक मेरी उंगलियों के निशान मौजूद थे। मेरा दिल ना जाने क्यों अनजाने से डर में घिरने लगा था। मैंने एक कदम लिफ्ट के अंदर रखा, लेकिन फिर फौरन से बाहर निकाल लिया और लिफ्ट बंद होने का इंतजार करने लगी ताकि वो लड़का पहले उतर जाए। इससे पहले कि लिफ्ट बंद होती, उस लड़के ने लिफ्ट का बटन दोबारा से दबा दिया और लिफ्ट दोबारा से खुल गई। फिर मुझसे कहने लगा, देखो अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जिन शब्दों में उसने मुझसे ये कहा था, मेरा दिल बुरी तरह से धड़कने लगा था। मैंने सोचा कि सीढ़ियों से चले जाना ही ठीक है। मैं उस लड़के से बात ही नहीं करना चाहती थी। मैं फौरन से पलटकर सीढ़ियों की तरफ चली आई, लेकिन वो लड़का मेरे ही पीछे आने लगा। मेरा दिल बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, इसीलिए मैं तेज़ी से सीढ़ियाँ नीचे उतरने लगी। वो मुझे पीछे से पुकार रहा था, कह रहा था, एक बार मेरी बात सुन लो वरना बहुत पछताओगी। लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी। वो भी मेरे पीछे पीछे सीढ़ियों पर आ रहा था। जब मैं सारी सीढ़ियां उतरकर उस अपार्टमेंट की लॉबी में आई, वहां पर उसी अपार्टमेंट के प्रबंधक का एक नौजवान लड़का खड़ा था और उसके साथ एक गार्ड भी खड़ा था। वो प्रबंधक लड़का उस गार्ड से कोई बात कर रहा था। जब मैं तेजी से उनके पास आई और मैंने उस गार्ड को कहा कि ये लड़का मेरे पीछे आ रहा है और मुझे परेशान कर रहा है, ये सुनना था कि वो गार्ड उस लड़के को घूरने लगा। कहने लगा, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें शर्म नहीं आती ये हरकतें करते हुए। मेरे पीछे आने वाला लड़का गार्ड के पास आकर खड़ा हो गया और अपनी दोनों जेबों में हाथ डालकर कहने लगा, अपने काम से काम रखो, समझे, वरना तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दूंगा। तुम जानते नहीं हो मैं किसका बेटा हूँ। दूसरा नौजवान लड़का जो इस अपार्टमेंट के प्रबंध को देखता था, उस बदतमीज लड़के से कहने लगा, देखें, यहाँ पर नियम कानून बनाए रखें, ज़्यादा बेहतर होगा। आप चाहे किसी के भी बेटे हों, लेकिन अगर आप कोई भी गलत हरकत करेंगे तो आपके बाप तक ये शिकायत जरूर जाएगी। इसलिए दोबारा इस लड़की को परेशान करने की कोशिश मत कीजिएगा। उस लड़के की बात सुनकर मेरे पीछे आने वाला लड़का मुझे घूरते हुए वापस चला गया। मैंने सूखा सांस लिया था। वो लड़का मुझसे पूछने लगा, आपको क्या शिकायत है, आप मुझे बताएं ताकि हम आपकी शिकायत को दूर कर सकें। मैंने कहा, 3-4 लड़के हैं जो लिफ्ट में आते जाते मुझे परेशान करते हैं। वो कहने लगा, ठीक है, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। अगले दिन जब मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए आई तो लिफ्ट बिल्कुल खाली थी, उसमें कोई भी मौजूद न था। मैंने दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद किया, लेकिन जैसे ही मैं उस बच्चे के घर में दाखिल हुई तो वो लड़का सामने ही हॉल में सोफे पर बैठा था और उस बच्चे से बातें कर रहा था। उसकी माँ भी वहीं बैठी थी। मैं अंदर दाखिल हुई तो वो लड़का मुझे देखकर अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर मुझे देखने लगा, जैसे मुझ पर ये जता रहा हो कि वो कहीं भी आ जा सकता है। मैंने अपनी नज़रें झुकाई हुई थीं और हॉल में ही बैठ गई, क्योंकि मैं उस बच्चे को वहीं हॉल में ही पढ़ाया करती थी। उसकी माँ उस लड़के से कहने लगी, ऐसा करो, अब तुम जाओ, क्योंकि सोनू को अभी पढ़ाई करनी है, लेकिन देखो शाम को ज़रूर आना, तुम्हारी पसंद की वेज बिरयानी बनाई है। वो कहने लगा, जी आंटी, क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा, बल्कि अब तो आता जाता रहूँगा। ये कहकर वो बाहर चला गया, लेकिन मैं परेशान हो गई थी। एक बार तो मेरा जी चाहा कि मैं ये नौकरी ही छोड़ दूँ। पता नहीं क्यों मुझे उस लड़के को देखकर अजीब अजीब से डर आने लगते थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत थी। देखने में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे उस लड़के से डर लगने लगा था। लेकिन मेरी मजबूरी बस पैसा था, जो मुझे उस ट्यूशन से अच्छा खासा मिल रहा था। और अब तो सोनू भी बहुत अच्छा पढ़ने लगा था। उसकी माँ मुझसे बहुत खुश थी। कहने लगी, मैंने बहुत सी ट्यूशन सोनू के लिए बदल कर देख ली, लेकिन मेरा बेटा तो डफर का डफर ही था। लेकिन तुम वाकई बहुत अच्छी तरह से इसे पढ़ाती हो, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हो। अब तो इसकी स्कूल की टीचर भी इसकी तारीफ करने लगी हैं।
मैं गायब दिमागी से उस औरत की बातें सुन रही थी। मेरे दिमाग में तो उस लड़के की आंखें घूम रही थीं, जिसमें मेरे लिए ना जाने कौन कौन से जज्बात थे। वापसी पर जब मैं लिफ्ट में सवार हुई तो अकेली थी, लेकिन अभी एक फ्लोर ही लिफ्ट चली थी कि नीचे वाले फ्लोर पर जाकर रुक गई। लिफ्ट का दरवाजा खुला और वही चारों लड़के लिफ्ट के अंदर सवार हो गए। इससे पहले कि मैं लिफ्ट से बाहर निकलती, एक लड़के ने, जिसे मैंने थप्पड़ मारा था, उसने खींचकर मुझे लिफ्ट के अंदर कर लिया। मैं उससे बाजू छुड़ाने लगी, इतनी देर में ही लिफ्ट बंद हो गई। मैंने उस लड़के को कहा, ये क्या बदतमीजी है, मेरा हाथ छोड़ो। वो कहने लगा, बदतमीजी का जवाब तो मैं दूंगा आज तुम्हें। बहुत शौक है तुम्हें थप्पड़ मारने का और फिर मेरी शिकायत लगाने का। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अभी वो बात ही कर रहा था कि तभी लिफ्ट की लाइट बंद हो गई और एक सायरन सा बजने लगा। शायद पूरी बिल्डिंग की लाइट बंद हो चुकी थी और लिफ्ट बगैर लाइट के चल नहीं सकती थी। ये देखकर मैं सांस लेना भूल गई थी। मुझे लगा कुछ ही देर में यहाँ के जनरेटर चल पड़ेंगे और दोबारा लिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उन चारों में से एक ने अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर उसकी टॉर्च लाइट ऑन कर दी। मैंने अपना बाजू उस लड़के के हाथ से छुड़ाया और लिफ्ट के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और दरवाज़ा खटखटाने लगी कि भगवान के लिए कोई लिफ्ट ऑन कर दो, मुझे बाहर आना है। लेकिन अभी मैं दरवाज़ा खटखटाई रही थी कि दो लड़कों ने मुझे बाजू से पकड़ा और लिफ्ट के पीछे वाली दीवार के साथ लगा दिया। एक लड़के ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और मेरे हाथ पीछे की तरफ बांध दिए। दूसरे ने पेपर टेप निकाला और मेरे मुंह पर चिपका दी। वो लड़का जिसे मैंने थप्पड़ मारा था, उसका नाम मोहित था। कहने लगा, ये लिफ्ट सुबह से पहले नहीं खुलेगी और सुबह तुम्हारी लाश ही इस लिफ्ट से बाहर निकलेगी। ना तो मैं अपने हाथ खोल पा रही थी, ना ही अपने मुंह से उस टेप को उतार सकती थी। जो मेरे साथ इस लिफ्ट में हुआ वो कोई नामुमकिन और अनहोनी बात न थी। औरतों के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट में जैसा नीच, दिल दहला देने वाला व्यवहार मर्द करते हैं, वही सब मेरे साथ हुआ था। अगर वो औरतें अपने बचाव के लिए चीखें चिल्लाएं तो उसके नतीजे औरत को ही देखने को मिलते हैं। वो लिफ्ट पूरी रात बंद रही थी। जाने रात के किस समय लिफ्ट का दरवाज़ा खुला था और वो चारों लड़के बाहर जा चुके थे, लेकिन मैं इस काबिल भी न थी कि उठकर बैठ भी सकती। मैं आधी मुर्दा हालत में उस लिफ्ट में लेटी हुई थी और उन लड़कों को जाता हुआ देखकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर मुझे मालूम होता कि अपने साथ की जाने वाली बदतमीजी पर मारे गए थप्पड़ का मुझे ये बदला मिलेगा, तो मैं शायद उस वक्त उसकी उस बदतमीजी को बर्दाश्त कर लेती। मेरी ज़िंदगी वो लोग बर्बाद कर चुके थे। मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के वार्ड में लेटी हुई थी। मेरे पास 2 पुलिस वाले खड़े हुए थे और एक इंस्पेक्टर भी, और मेरी माँ बस रोए जा रही थी। वो इंस्पेक्टर कहने लगा, मैडम जी, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, अगर तुम्हें किसी पर शक है तो तुम FIR लिखवा सकती हो। बहुत ही कठोर शब्दों में उस इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा। मैं बिल्कुल गुमसुम सी थी। एक बार उस लड़के को सबक सिखाने का नतीजा मैं देख चुकी थी। जब उस इंसान ने मुझे बिल्कुल खामोश देखा तो कहने लगा, देखो, अगर तुम चुप रहोगी तो फिर हम इस केस को यहीं पर ख़त्म कर देंगे। फिर शिकायत मत करना। फाइल एक बार बंद हो गई तो दोबारा नहीं खुलेगी। अचानक मुझे न जाने क्या सूझा कि मैंने सब कुछ बता दिया। मेरे दिल में उन चारों के लिए बेतहाशा नफरत थी। मैंने कहा कि मैं उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाना चाहती हूँ। मैंने अपना बयान लिखवा दिया था। वो पुलिस ऑफिसर मेरी बात सुनकर कहने लगा, देखो मैडम, तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं है कि अपार्टमेंट में रहने वाले लोग कौन हैं। अरे वो कोई आम लोग नहीं हैं। कोई बहुत बड़े नेता का बेटा है, कोई वकील का बेटा है, तो कोई बिजनेसमैन का बेटा है। वहाँ पर आम तबके के लोगों का कोई काम नहीं है। इसलिए मेरी बात मानो तो जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसे भूल जाओ। ये कहकर उसने बड़ी कमीनगी से अपनी आंख दबाई थी। चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट भी छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी शैतानियत उसके चेहरे पर साफ नजर आती थी। मेरी माँ ये सुनकर डर गई। कहने लगी, हमें कोई केस नहीं करवाना इंस्पेक्टर साहब, हमें कोई केस नहीं करवाना। मैं भी उस वक्त चुप हो गई। लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ था मैं उसे भूल नहीं पा रही थी। रात को सोते हुए मैं चिल्लाने लगती, चीखने लगती तो मेरी माँ उठ जाती। मैं बिल्कुल पागल सी होकर रह गई थी। 2 महीने तो मुझे अपना होश ही नहीं रहा था और फिर धीरे धीरे मैं ज़िंदगी की तरफ आने लगी थी। ज़िंदगी क्या थी, मौत से बढ़कर सज़ा थी, क्योंकि सारे मोहल्ले को पता चल चुका था कि मेरे साथ क्या हुआ। मोहल्ले को क्या, सब लोगों को मालूम था, लेकिन सब खामोश तमाशाई बने हुए थे। मुझे स्कूल की नौकरी से भी निकाल दिया गया था। मैं मोहल्ले से गुजरती तो औरतें और मर्द मुझे देखकर धीरे धीरे बातें करने लगते थे। मुझे नफरत और हीन भाव से देखने लगते, जैसे कि मेरा ही कसूर हो, हालांकि मैं बेकसूर थी।
मैं जानती थी कि कोई भी आदमी अब मुझे अपनी पत्नी नहीं बनाएगा, क्योंकि पूरा मोहल्ला मेरे बारे में जान चुका था। मेरी माँ कहने लगी, हम ये घर और तुम्हारे पापा की दुकानें बेचकर दूसरे शहर चले जाते हैं। मैंने कहा, मैं ये जगह छोड़कर क्यों जाऊं? आपको लगता है मेरा दोष था? मेरी माँ रोने लगी, बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारा कोई दोष नहीं था, लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ औरत को ही दोषी ठहराया जाता है। उन लड़कों का तो कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन हम बिन मौत मारे गए। हो सकता है कि शहर बदलें तो तुम्हारा कोई अच्छा सा रिश्ता भी हो जाए, तुम्हारी शादी हो जाए, तुम्हारा घर बस जाए। मैंने कहा, और अगर शादी के बाद मेरे पति को इस बात की जानकारी हुई तो क्या होगा? आपने ये सोचा है? ये सुनकर मेरी माँ फिर से रोने लगी, कहने लगी, तुम्हारे दोनों छोटे भाई भी मोहल्ले में जाने से घबराने लगे हैं। लोग उनसे अजीब अजीब सवाल करते हैं। मैं समझ सकती थी इस समय मैं किस तकलीफ में थी, और मेरे भाई किस तकलीफ में थे, और मेरी माँ किस तकलीफ में थी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरे लिए कोई भी खड़ा नहीं था। मेरे अंदर उन लड़कों के लिए बदले की आग भड़क उठी थी। मैंने अपने साथ किए गए जुल्म को भुला नहीं सकती थी। मैंने अपने पापा की दुकानें बेच दी, जिसका किराया हमें आता था, और घर की गुजर बसर हो रही थी। मेरी माँ सिलाई कर लेती थी और कुछ मैं ट्यूशन और स्कूल पढ़ाती थी। दुकानों को बेचकर पैसे मैंने अपनी माँ को दिए और मैं खुद पुलिस ट्रेनिंग में चली गई। ट्रेनिंग के बीच जब भी कोई मुश्किल टास्क होता तो मैं ये ख्याल करती कि मेरे सामने वही चारों लड़के हैं, और मेरा निशाना कभी नहीं चूकता था। मैंने अपने आप को पत्थर का कर लिया था। मेरे शरीर पर अब किसी भी तरह की तकलीफ असर नहीं करती थी। ट्रेनिंग के बाद जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की तो मैं एक अच्छे पद पर थी। 2 साल की मेहनत के बाद मैंने अपना आप मनवा लिया था। कोई भी केस जब मेरे हाथ में आता तो मैं उसे पूरा किए बगैर चैन नहीं लेती थी। मेरे अफसर मुझसे बहुत खुश थे। एक बार मुझे एक रेप केस के लिए भेजा गया। कॉलेज की लड़की के साथ 3 लड़कों ने जुल्म किया था। मैं फौरन से अस्पताल में उस लड़की के पास पहुंच गई। उसकी हालत देखकर मुझे अपना आप याद आने लगा था। वो बेतहाशा रो रही थी। उसकी माँ, उसका बाप बेबसी से आंसू बहा रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर उसे वैसे ही डरा धमका रहा था जैसे कि कभी मुझे डराया गया था। वो कह रहा था कि उन लड़कों के हाथ बहुत ऊंचे हैं, इसीलिए अगर उन पर केस करना है तो अच्छी तरह सोच समझ लें, क्योंकि अब तक कोई भी उन लड़कों को गिरफ्तार नहीं कर सका है। इंस्पेक्टर के पास आकर मैं खड़ी हो गई और मैंने उसके कंधे पर जोर से हाथ मारा। उसने पलटकर मुझे देखा तो जल्दी से सैल्यूट मारा, क्योंकि वो मुझसे जूनियर था। मैंने कहा, तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा गया है? कि तुम इनको डराओ और परेशान करो, ताकि मुजरिम सरेआम दंदनाते फिरें और मजलूम की पुकार सुनने वाला कोई ना हो। वो कहने लगा, मैडम जी, आपको नहीं पता, इन लड़कों की सियासत में बहुत पहुँच है। मैंने कहा, तुम मुझे कानून मत सिखाओ, समझे? FIR लिखो। मैंने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हें पूरा इंसाफ दिलाऊंगी, लेकिन तुम मुझे उन लड़कों का हुलिया बताओ। मुझे बताओ कि वो कौन हैं। उस लड़की ने डरते डरते सारी बात बता दी। उसके माँ बाप बार बार यही कहते रहे, हमें कोई केस नहीं करवाना, लेकिन मैंने उन्हें तसल्ली दी कि मैं आपकी बेटी के साथ की गई ज्यादती का पूरा इंसाफ दिलाऊंगी। मैंने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो वही 3 लड़के थे जिन्होंने कुछ साल पहले मेरे साथ जुल्म किया था। उस समय वो 20-21 साल के लड़के थे, लेकिन अब इस बात को 7 साल गुजर चुके थे, और लड़कों को देखकर मेरे रगों में खून फिर से जोश मारने लगा था। मैंने उन तीनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवाए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनमें से एक का बाप बहुत बड़ा वकील था, दूसरे का बाप बड़ा बिजनेसमैन और तीसरे का बाप सियासत के किसी छोटे मोटे पद पर था। जब मैं उनको गिरबान से पकड़कर हथकड़ी लगाकर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने लगी तो उनके बाप कहने लगे, तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा, मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा दूंगा। दूसरा कहने लगा, तुम्हारी नौकरी से छुट्टी करवा दूंगा, और तीसरे के भी कुछ ऐसे ही ख्याल थे। लेकिन मैंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, जाओ जाकर अदालत में बात करो। तुम भी यहीं हो और मैं भी यहीं, देखते हैं कि इस बार जीत किसकी होती है। मेरे दिल से अब डर ख़त्म हो चुका था। मैं अब कोई कमज़ोर सी लड़की नहीं रही थी, बल्कि अपनी कमज़ोरी को मैंने ख़त्म करके ताकत में बदल लिया था। मैं तीनों लड़कों को गिरफ्तार करके जेल में डाल चुकी थी। उनके खिलाफ FIR लिखी जा चुकी थी, इसलिए बिना अदालत के धक्के खाए वो लड़के बाहर नहीं जा सकते थे। मैंने अपने ऑफिसर से कहा कि मैं इनको रिमांड में लेना चाहती हूँ। ऑफिसर मेरी बात सुनकर हैरत का शिकार था। कहने लगा, देखो, हमें ऊपर से कॉल्स आ रही हैं, हम शायद इन्हें ज़्यादा देर तक जेल में ना रख सकें। मैंने कहा, हमारी समस्या यही है कि हम पुलिस वाले बड़ी मेहनत से भाग दौड़ करके अपनी रातों की नींदें हराम करके लोगों को सुख चैन देना चाहते हैं, इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो ये ऊपर की कॉल्स आकर हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देती हैं।
वो कहने लगा, देखो तुम्हारा काम था इन्हें गिरफ्तार करना, वो तुमने कर लिया। बस कल ही इन्हें बड़ी जेल में भेजने के बाद तुम्हारी ड्यूटी ख़त्म है। मैंने कहा, जी ठीक है। अगले दिन शाम को पुलिस वैन पर उन तीनों मुजरिमों को बिठाया गया और उनके साथ 2 पुलिस वालों को भी बिठाया गया। आगे की फ्रंट सीट पर मैं बैठी थी और मेरे साथ एक पुलिस वाला भी था जो कि जीप चला रहा था। जिस जेल में हमें इन्हें शिफ्ट कराना था ये यहाँ से काफ़ी दूर थी, लगभग 2 घंटे के सफ़र की, और बीच में एक सुनसान रास्ता भी पड़ता था। ऑफिसर ने कहा, देखो ये भागने ना पाए। मैंने कहा, निश्चिंत रहे, ये लड़के जब तक मेरे अंडर में हैं सवाल ही पैदा नहीं होता ये भाग सकें। मेरे अफसर ने मुझे बेल्टन का अंगूठा दिखाते हुए कहा कि जाओ, शाबाश, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं उस जीप की फ्रंट सीट पर बैठ गई। रास्ता जब सुनसान सड़क पर शुरू हुआ तो अंधेरा शुरू हो चुका था। मैं जानती थी कि कुछ दूर जाते ही इनको बचाने के लिए इनके बापों ने किसी न किसी को भेजा होगा जो अंधाधुंध फायरिंग करेंगे और हमें मार डालेंगे। इससे पहले कि वो अपनी चाल चलते, मैंने अपने साथ बैठे पुलिस वाले से कहा कि गाड़ी रोको। वो मुझे देखकर हैरान हुआ और कहने लगा, क्यों मैडम जी? मैंने कहा, मैंने तुम्हें कहा है कि गाड़ी यहीं रोको तो गाड़ी रोक दो। मैं गाड़ी से नीचे उतरी और पिछली सीट के दरवाजे को खोल दिया। दोनों पुलिस वाले मुझे देखने लगे। बोले, मैडम जी, आपने गाड़ी यहाँ क्यों खड़ी करवा दी? मैंने उन्हें कहा कि मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है। फिर मैंने कहा कि इन लड़कों की हथकड़ियाँ खोल दो। तो ये सुनकर वो पुलिस वाले हथकड़ियाँ खोलने लगे। वो तीनों लड़के बड़े ही खुश नज़र आ रहे थे क्योंकि वो सोच रहे थे कि उनके बाप ने उनके लिए कॉल करवाई है। वो सोचने लगे कि अब वो यहाँ से फरार हो जाएंगे। जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरे मैंने कहा, भागो, जितना भाग सकते हो भागो। अगर तुम लोग मेरी गोली से बच गए तो तुम जिंदा बच जाओगे, वरना तुम इनकाउंटर में मारे जाओगे। और ये सुनकर उन लड़कों की रंगत उड़ गई थी। वो मुझे देखने लगे। मैंने कहा, इतने गौर से मुझे मत देखो, ये ना हो कि तुम लोग मुझे पहचान जाओ। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों को अपनी पहचान कराऊं, लेकिन बदला तो बदला होता है। एक बार तुम लोगों ने मेरे साथ वो घटिया काम किया था जिसमें मेरा कोई दोष नहीं था। वो कहने लगे, क्या मतलब? हम समझे नहीं। मैंने उन्हें उस अपार्टमेंट का नाम बताया और कहा कि लिफ्ट याद है ना तुम्हें? ये सुनकर उन तीनों की रंगत बदल गई थी और फिर मैंने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। मैंने कहा, भागो। वो भागने लगे। अभी वो कुछ ही दूर भागे थे कि मैंने तीनों को गोलियों से भून के रख दिया और एक गोली अपने बाजू पर भी मार ली थी। ये देखकर वो तीनों पुलिस वाले हैरान हो गए। कहने लगे, मैडम जी, ये आपने क्या गजब कर दिया? मैंने कहा, कुछ नहीं, हम कहेंगे कि इन्होंने गाड़ी रुकवाई थी और भागने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास पहले से हथियार मौजूद था जो कि उनके बाप ने उन्हें जेल में भिजवा दिया था। हम कह देंगे कि इन्होंने भागने की कोशिश की और मेरे ऊपर भी गोली चलाई। ये एनकाउंटर में मारे गए। मेरी बात सुनकर वो तीनों पुलिस वाले मुस्कुराने लगे थे और फिर यही खबर अखबार में भी छपी थी। उनके बाप समझ गए थे, लेकिन मुझ तक कोई नहीं पहुंच पाया था। लेकिन मुझे अभी तक चौथे लड़के की तलाश थी जिसे मैंने थप्पड़ मारा था और उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं चाहती थी कि मैं उससे भी बदला लूं। उस लड़के की जानकारी निकलवाने के बाद मालूम हुआ कि वो भी एक बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था, लेकिन एक टांग से अपाहिज हो गया है। ये सुनकर मुझे सुकून मिला कि उससे तो बदला मेरा भगवान ले चुका है। एक बार मैं एक मंदिर के सामने ड्यूटी निभाने गई तो मेरी नज़र उसी लड़के पर पड़ी जो अपनी व्हीलचेयर पर बैठा गरीब लोगों को कुछ बांट रहा था। कुछ ही देर बाद वो भगवान के सामने गया और फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि मैंने एक लड़की के साथ बहुत ही जुल्म किया था। मैंने पहले कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया था, लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं गुस्से में आ गया था और मेरे तीनों दोस्तों ने मुझे भड़का दिया और उनके भड़काने पर मैंने उस लड़की से अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बेइज्जती का बदला लिया था। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। उसके कुछ दिन बाद ही मैं एक हादसे में अपाहिज हो गया। मैंने उस लड़की को बहुत ढूंढा कि उससे माफ़ी मांग सकूं, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि वो किस तकलीफ़ से गुजरी होगी। और पिछले 7 सालों से मैं रो रो कर माफ़ी मांग रहा हूं, लेकिन इस हादसे में मेरा सुख चैन बर्बाद होकर रह गया है। मैं रातों को सो नहीं सकता। उस लड़की के आंसू और उसका रोता हुआ चेहरा मुझे दिखाई देने लगता है। उसकी बेबस आंखों ने मेरा चैन, मेरी नींद और मेरा जीना हराम कर रखा है। काश कि वो मुझे माफ़ कर दे तो मेरे लिए मरना आसान हो जाएगा। मैं पीछे खड़ी उस लड़के की बातें सुन रही थी और मेरे दिल को सुकून आ चुका था। मैंने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। उस आदमी की यही सज़ा होनी चाहिए थी कि ये पल पल मरता रहे। मुझे उस आदमी की हालत पर जरा भी तरस नहीं आया था, क्योंकि उस समय लिफ्ट के अंदर भी उस आदमी को मेरे ऊपर तरस नहीं आया था।
भगवान सब कुछ देखता है और वो हमारे ऊपर किए गए जुल्म का अच्छा बदला लेता है जो उसने उस लड़के से ले लिया था। दोस्तों, कहानी का ये जो एंड था, आई होप आपको पसंद आया होगा। पहले मैंने इस कहानी की एंडिंग कुछ और लिखी थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि जो मुजरिम है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, फिर चाहे किसी भी रूप में मिले। तो आई होप दोस्तों ये एंडिंग आपको पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर और कहानी की एंडिंग को लेकर आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ अपनी राय मुझे ज़रूर शेयर करना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक पूरा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।